Hello everyone, I welcome you all on the amazing platform Intense Focus Academy. Today we are going to discuss about the neonatal resuscitation protocol. आज हम लोग neonatal resuscitation को डिस्कस करेंगे. So let's start. Neonatal resuscitation प्रोटोकॉल. ये जो प्रोटोकॉल है इट वाज गिवन बाय द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स. कब दिया गया था? अक्टूबर 2015 में. ठीक है. लगभग ऑलमोस्ट जितने भी बेबी बर्थ लेते हैं सभी के सभी बर्थ के वक्त क्राई करते हैं, बट ओनली 10% जो है बेबी वो उनको जो है रिससिटेशन की जरूरत पड़ती है. ठीक है. तो 10% ऑफ द बेबीज requires neonatal resuscitation at birth, and less than 1% of babies requires chest compressions and medications. ये बहुत जरूरी होता है न्यूनेट्स के लिए कि वो बर्थ के वक्त क्राई करें, उनका टोन अच्छा हो. तो अगर वो रोते नहीं है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? रिससिटेशन करना पड़ता है. तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोटोकॉल. ये प्रोटोकॉल कब दिया गया था? 2015 में दिया गया था अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा. और 10% जो बेबी होते हैं उनको जरूरत पड़ता है न्यूनेटल रिससिटेशन का, और लेस देन 1% बेबी रिक्वायर्ड चेस्ट कंप्रेशन एंड मेडिकेशन. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं. अब आप गायनी ओटी में गए, वहां पे बेबी डिलीवर होने वाला है, वहां पे आप गए तो वहां पे क्या क्या होना चाहिए तो हम लोग देखेंगे उस चीज को. सबसे पहले तो वहां का टेम्परेचर हम लोग को सही होना चाहिए. तो टेम्परेचर देखेंगे हम लोग. लेबर रूम का टेम्परेचर आइडियली जो होना चाहिए वो 22 to 25 डिग्री सेल्सियस. वार्मर ऑन होना चाहिए. ड्राई शीट्स और कुछ इक्विपमेंट्स होना चाहिए, रेडी होना चाहिए इक्विपमेंट्स. इक्विपमेंट्स में क्या क्या है? सर्जिकल ब्लेड होना चाहिए, अम्बिलिकल कॉर्ड, क्लैंप, विटामिन के और BMV, बैग एंड मास्क, वेंटिलेशन. इसको हम लोग अम्बू बैग भी कहते हैं. अम्बू बैग. और कभी कभी हम लोग को
एंडोट्रैकियल ट्यूब और लैरिंगोस्कोप किस जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक कॉल आया आपको गायनी से, आप गए वहां एज अ टीम, तो वहां का आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि रूम टेम्परेचर कैसा है, लेबर रूम टेम्परेचर कैसा है। तो आइडियली जो होना चाहिए वो 22 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूसरा, वार्मर ऑन होना चाहिए, वार्मर कॉर्नर जो है ऑन होना चाहिए। ड्राई लिनन सीट होना चाहिए वहां पे। और आपका इक्विपमेंट जो है वो रेडी होना चाहिए। इक्विपमेंट्स में हम लोग सर्जिकल ब्लेड रखते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प, विटामिन के, BMV बैग एंड मास वेंटिलेशन, इसको हम लोग अम्बू बैग भी कहते हैं, और एंडोट्रैकियल ट्यूब प्लस लैरिंगोस्कोप। ठीक है, ये सब चीज हम लोग को इक्विपमेंट होना चाहिए। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे कि आखिर न्यूनेटल रिससिटेशन होता क्या है, उसका जो स्टेप्स है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं एंटीनेटल काउंसलिंग, टीम ब्रीफिंग और इक्विपमेंट चेक। सबसे पहले जो मदर आई उसका हम लोग को काउंसलिंग करना होगा कि पहले कोई बेबी इसका प्रीटर्म है या नहीं, या कितने इसके बेबी हैं, या इसको कोई कंजेनाइटल मतलब इसको कोई क्रोनिक इलनेस है या नहीं है, और इसकी कोई ट्विंस तो नहीं है, ट्विंस बेबी तो पहले नहीं हुए हैं। इस तरह का हम लोग मदर्स का काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, काउंसलिंग करने के बाद हम लोग को फिर टीम ब्रीफिंग, हमको टीम चाहिए कि अगर मान लीजिए कि वेंटिलेशन देना पड़ा तो हम लोग के पास टीम मेंबर्स होने चाहिए ताकि आराम से कोई भी चीज प्रोसीजर को आराम से कर सके, हेल्प मिल सके हम लोग को प्रोसीजर करने में। फिर इक्विपमेंट चेक करेंगे कि हमारे पास जो जरूरत की चीजें हैं वो रेडी है या नहीं, सर्जिकल ब्लेड हम लोग के पास है कि नहीं है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप है कि नहीं हमारे पास, विटामिन के है कि नहीं है, ये सब चीज जो है, या BMV बैग एंड मास वेंटिलेशन, अम्बू बैग वगैरह हम लोग के पास है कि नहीं, इस चीज को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में बर्थ से पहले ये सब जो काम होगा वो होगा बर्थ से पहले। अब इसके बाद बेबी का बर्थ हुआ, बर्थ के बाद अब हम लोग यहां पे कुछ चेकआउट करेंगे। 3 चीज हम लोग चेक करेंगे बर्थ के बाद, टर्म, टोन, क्राई। हम लोग एंटीनेटल काउंसलिंग कर चुके हैं, टीम ब्रीफिंग हम लोग का टीम प्रिपेयर्ड हो गया, टीम सब है, इक्विपमेंट भी हमारे पास सारा रेडी है। उसके बाद अब हुआ बर्थ के बाद हम लोग 3 चीज का ध्यान देते हैं। पहला चीज टर्म, टोन, क्राई। टर्म मतलब प्री टर्म बेबी है या टर्म बेबी है, पोस्टर्म बेबी है, इस चीज के बारे में हम लोग देखें। दूसरा चीज टोन, मतलब वो कैसा है, उसका अच्छा गुड टोन, मतलब कि वो रो रहा है मतलब और पूरा ठीक है, या सुस्त पड़ा हुआ है एकदम इस तरीके से। तो टोन, गुड टोन है, बैड टोन है, वो ठीक है, टोन के बारे में। उसके बाद क्राई, जब बर्थ हुआ उस वक्त बेबी क्राई किया या नहीं किया, या क्राई किया तो कितनी देर बाद किया, तो ये सब चीज का हम लोग ख्याल रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसमें सारा जवाब यस आता है, यस इट इज अ टर्म बेबी, यस इट इज अ गुड टोन, बेबी का जो टोन है वो गुड है, और बेबी ने क्राई कर लिया यस, तो अगर इसमें यस आता है, ये यस, तब हम लोग क्या करते हैं, रूटीन केयर करते हैं। रूटीन केयर, है ना, रूटीन केयर। इस रूटीन केयर में होता क्या है लोग देखेंगे। हम लोग रूटीन केयर में विटामिन के देते हैं। सेकंड, अम्बिलिकल
कॉर्ड क्लैंप करते हैं और कट करते हैं। इसके बाद संक्शनिंग करते हैं। सक्शनिंग सबको जरूरत नहीं होती है, लेकिन जिसको जरूरत पड़ेगा उसी को देंगे सक्शनिंग। तो सक्शनिंग इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़े तब। पुट द बेबी ऑन मदर एब्डोमेन। है ना? तो टर्म सही टर्म है, टोन भी गुड है, क्राई किया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? रूटीन केयर। रूटीन केयर में आता क्या है? उसको हम लोग विटामिन के का इंजेक्शन देंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड कट करेंगे, संक्शनिंग की जरूरत पड़ेगा तो संक्शनिंग करेंगे, और जो बेबी जो डिलीवरी हुई बेबी जो आया उसको हम लोग मदर के एब्डोमेन में रख देंगे, ताकि एक अच्छा ट्यूनिंग दोनों के बीच में बैठ जाए और टेम्परेचर मेंटेन भी हो। तो ये सब चीज हम लोग करेंगे कब? जब टर्म टोन क्राई हो, यस हो, ठीक है। लेकिन अगर ये टर्म ठीक नहीं हो, मतलब प्री टर्म हो या पोस्ट टर्म हो, या टोन अगर बैड टोन हो, या क्राई अगर ना करे, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग कुछ इनिशियल स्टेप्स करेंगे। टर्म टोन क्राई अगर यस था तो हम लोगों ने किया रूटीन केयर। रूटीन केयर में क्या क्या होता है हम लोगों ने देख लिया। तो अगर ये इसका आंसर अगर नो आता है, हम लोगों को करना होगा इनिशियल स्टेप्स। इनिशियल स्टेप्स है क्या? इसको हम लोग एक निमोनिक से याद रखते हैं, PSSR। पोजीशन, सक्शन, स्टिमुलेट और रिपोजिशन। अगर नो आंसर क्या आया? नो, तो हम लोग किए इनिशियल स्टेप। इनिशियल स्टेप्स क्या है? पोजीशन, संक्शनिंग, स्टिमुलेट या रिपोजिशन। पोजीशनिंग कहने का मतलब उसका जो हेड होना चाहिए वो सही होना चाहिए। पोजीशन, स्निफिंग हम लोग कहते हैं, जैसे कोई छींकता कैसे है? छी, आछी, तो ये वाला जो है ऊपर होना चाहिए, इस तरीके का स्निफिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऐसे करेंगे। सक्शनिंग में आता है माउथ, फॉलोड बाय नोज। पहले जो है माउथ का हम लोग सक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग नोज का करेंगे। इसको याद रखने के लिए अल्फाबेट में पहले एम आता है, उसके बाद एन आता है, ठीक है। तो पहले हम माउथ का सक्शन करेंगे, उसके बाद नोज का करेंगे। नोज का क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर नोज का सक्शन किए और उसको छींक आ गया या कुछ छींक आया तो इनहेलेशन, माउथ का क्या है? माउथ में कुछ जो सिक्रेशन बढ़ा हुआ है वो अंदर जा सकता है। तो पहले माउथ का जो हम लोग पहले करेंगे सक्शनिंग, उसके बाद फिर बाद में नोज का करेंगे। पोजीशन हो गया, सक्शन हो गया, अब स्टिमुलेट। अब स्टिमुलेट कैसे किया जाए? मतलब बेबी को उल्टा लटका के उसके ऊपर मारा जाए या बेबी को धक्का दिया जाए, किस तरीके से स्टिमुलेट करना है? तो स्टिमुलेट बहुत ही आसान तरीका है। स्टिमुलेट बेबी जो है, ये आप कहाँ खड़े हुए हैं? बेबी के हेड के सामने, ठीक है। पीछे नहीं खड़ा होना है, दाएं बाएं नहीं खड़ा होना है, उसके हेड के सामने, पीछे हेड के सामने यहाँ पे खड़ा होना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? बेबी को लेफ्ट लैटरल में ऐसे रखना है और उसको रब करना है बैक पे या उसके पाम पे रब करना है। तो स्टिमुलेट करने का ये तरीका है, रबिंग द बैक। उसके बाद रिपोजिशन, हम लोग बेबी को क्या कहते हैं? लेफ्ट लैटरल पे ले गए थे, तो उसको वापस से अपने पोजीशन पे ले आना है ना। तो रिपोजिशन में लेफ्ट लैटरल था, उसको वापस से ले आना है। तो
तो ये कुछ स्टेप्स है कि अगर टोन सही नहीं है, क्राई नहीं हुआ है, तो हम लोग ये इनिशियल स्टेप करते हैं, पोजीशन करते हैं हेड का, संक्शन करते हैं माउथ, फिर फॉलोड बाय नोज, स्टिमुलेट करते हैं, बैक को रब करते हैं या सोल को हम लोग रब करते हैं, फिर उसके बाद जो पोजीशन वापस था उसको फिर से हम लोग ले आते हैं रिपोजीशन। ये कुछ हुआ। इसके बाद हम लोग अगला स्टेप देखते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग फिर से हम लोग देखते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग क्या किए थे, एंटी नेटल काउंसलिंग किए थे। एंटी नेटल काउंसलिंग के बाद इक्विपमेंट्स हम लोग चेक किए थे, 3 हम लोग बनाए थे। उसके बाद हम लोग 3 चीज देखें, टर्म, टोन, क्राई, बर्थ के बाद। तो अगर ये सब चीज सही रहा, यस हुआ, तो हम लोग रूटीन केयर किए। अगर ये क्राई नहीं किया तो हम लोग किए इनिशियल स्टेप्स। अगर इतना करने के बाद फिर भी अगर क्राई नहीं कर रहा है, बेबी क्राई नहीं कर रहा है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, मतलब क्या करें, अब इसको एनआईसीयू में डाल दें, निको पिको में डाल दें, या इसको और कोई दूसरी जगह रेफर कर दें, तो अब क्या करें, मतलब इतना कुछ करने के बाद फिर भी ट्राई नहीं कर रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या करेंगे आगे। इनिशियल स्टेप्स करने के बाद भी नहीं हुआ तो हम लोग उसका करेंगे हार्ट रेट को, हम लोग उसका क्या करेंगे, चेक करेंगे, हार्ट रेट चेक करेंगे। तो हार्ट रेट चेक करने के बाद अगर उसका जो कंडीशंस है, हार्ट रेट उसका मान लीजिए आ गया 60 बीट पर मिनट, लेस देन 60 बीट पर मिनट, या लेस देन 100 बीट पर मिनट, या आ गया मोर देन 100। ये कुछ कंडीशन आ सकता है। तो अगर लेस देन 100 हुआ तो हम लोग उसको बैग एंड मास वेंटिलेशन करेंगे। लेस देन 60 हो गया तो चेस्ट कंप्रेशन प्लस बैग मास वेंटिलेशन, और अगर मोर देन 100 हो गया तो फिर से हम लोग इनिशियल स्टेप्स पे जाएंगे, या PSSR जब लोग देखे थे है वो। इसको हार्ट रेट चेक किया, हार्ट रेट अगर लेस देन 60 हुआ तो उस पर हम लोग चेस्ट कंप्रेशन प्लस बैग एंड मास वेंटिलेशन दिए। लेस देन 100 हो गया सिर्फ बैग एंड मास वेंटिलेशन, और ग्रेटर देन 100 हुआ तो PSSR। पोजीशन, स्टिमुलेशन, संक्शन, रिपोजिशन, इसका जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा, यानी कि 3 बार चेस्ट कंप्रेशन किया, 1 2 3 प्लस बैग एंड मास वेंटिलेशन 1 हो गया, 1 2 3 अम्बू बैग, 1 2 3 अम्बू बैग, इस तरीके से 3:1 के रेशियो में। इसको हम लोग और डिटेल में आगे देखते हैं। हम लोगों ने न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोटोकॉल देख रहे हैं। हम लोग स्टार्टिंग किए थे एंटीनेटल काउंसलिंग में, उसके बाद हम लोगों ने किया था इक्विपमेंट चेक, उसके बाद टीम ब्रीफिंग बनाए थे, उसके बाद बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद फिर हम लोगों ने चेक किया 3 चीज को, टर्म, टोन, क्राई। अगर वो ठीक था, यस था वहां पे, तो हम लोगों ने रूटीन केयर किया। रूटीन केयर करने के बाद उसके बाद फिर हम लोगों ने अगर टर्म, टोन, क्राई अगर उन तीनों में सही नहीं था, नो आंसर नो था, तो फिर हम लोगों ने किया था इनिशियल स्टेप्स, PSSR किए थे। अगर इस वक्त भी अगर बेबी रोता नहीं है तो फिर हम लोगों ने हार्ट रेट चेक किया। हार्ट रेट चेक करने में 3 कंडीशन था, लेस देन 60, लेस देन 100 और मोर देन 100। अगर लेस देन 100 था तो हम लोगों ने किया बैग एंड मास वेंटिलेशन, तो उसके बाद 60 था, लेस देन 60 तो चेस्ट कंप्रेशन प्लस बैग एंड मास वेंटिलेशन, और मोर देन 100 रहा तो PSSR किया। लेकिन एक बार हम लोगों ने पहले हम लोग चेक किया हार्ट रेट आ गया लेस देन 100, फिर हम लोगों ने किया बैग एंड मास वेंटिलेशन, फिर दूसरी बार चेक किए तो दूसरी बार भी आ गया लेस देन 100। तो अब हम लोग करेंगे बार बार अगर लेस देन 100 आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स, वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स, कि हम लोग जो वेंटिलेशन दे रहे हैं वो सही है भी या नहीं है, इसको चेक कर रहे हैं, क्योंकि बार बार लेस देन 100 आ जा रहा है। तो इसके भी कुछ निमोनिक्स है, इसको हम लोग देखेंगे।
MR S सोपर, MR सोपा। M मास्क एडजस्टमेंट, रेस्पिरेशन, रिपोजिशन, एयरवे, सक्शनिंग, माउथ एंड नोज, ओपन माउथ, प्रेशर इंक्रीज, एयरवे, अल्टरनेटिव। हार्ट रेट चेक किए, बार बार क्या जा रहा है, लेस देन 100 बैग एंड मास वेंटिलेशन करने के बाद भी। तब हम लोग क्या करेंगे, वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स पे हम ध्यान देंगे कि हम लोग जो वेंटिलेशन दे रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स आता है। एम मतलब मास एडजस्टमेंट, हम लोग जो मास्क लगाए हैं बेबी के ऊपर वो मास्क सही है या नहीं, वो मतलब प्रीटर्म का है या टर्म का है या पोस्टर्म का है, साइज सही है या नहीं है, ऊपर नीचे कहीं कहीं से एयर जो है वो लीक तो नहीं कर रहा है, तो मास्क को एडजस्ट करेंगे। एयरवे रिपोजिशन, एयर कहीं से खाली जगह तो नहीं जा रहा है जहां से जो गैस हो रहा है या एयरवे जो है निकल जा रहा है, रिपोजिशन एयरवे। संक्शन माउथ एंड नोज, मतलब अगर हम लोग जो संक्शन किए हैं वो सही से नहीं हो पाया है, कुछ ना कुछ सिक्रेचर अगर माउथ या नोज में रह गया है तो उसको चेक करेंगे, संक्शन करेंगे। माउथ को ओपन रखेंगे। प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर वहां पे जो आ रहा है वेंटिलेशन के द्वारा वो सही है या नहीं, उसको देखिए थोड़ा सा बढ़ा कर दे रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ऐसा ही आ जाए। एयरवे अल्टरनेटिव, तो ये सब कुछ स्टेप्स है जो कि हम लोग करेंगे लेस देन 100 में। लेस देन 60 में जो है उसमें कभी कभी हम लोग ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इंजेक्शन एड्रेनलिन का यूज होता है, एड्रेनलिन। वन इज टू 10,000 डाइल्यूशन में हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग जो देखा जा रहे हैं वो हार्ट रेट लेस देन 60, लेस देन 100 के बारे में हम लोग बात किए, लेस देन 60 के बारे में भी थोड़ा बहुत बात किए, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। लेस देन 60 हुआ तो हम लोगों ने क्या किया था, चेस्ट कंप्रेशन प्लस बैग एंड मास्क वेंटिलेशन प्लस ड्रग, कुछ ड्रग्स हम लोग दिए थे। उसके बाद अब इंक्यूबेट करना पड़ेगा या वेंटिलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ता है, ईटी ट्यूब का, मतलब इंडोट्रैकियल ट्यूब। तो अब किस बच्चे में कौन सा इंडोट्रैकियल ट्यूब लगेगा वो हम लोग देखने जा रहे हैं। इस तरफ है आपका वेट, इस तरफ है जेस्टेशनल एज और यहाँ पे ईटी ट्यूब। तो अगर बेबी लेस देन 1 kg है और वो उसका जेस्टेशनल एज लेस देन 28 वीक्स है, तब उसमें 2.5 mm का ईटी ट्यूब लगेगा। अगर बेबी 1 to 2 kg के बीच का है और उसका जेस्टेशनल एज 28 to 34 वीक्स है, तो उसमें ईटी ट्यूब 3 mm वाला लगेगा। सिमिलरली 2 to 3 kg का है और उसका जेस्टेशनल एज मोर देन 34 वीक्स है, तो उसमें 3.5 mm का ईटी ट्यूब लगेगा। और बेबी मोर देन 3 kg है तो उसमें 4 mm का ईटी ट्यूब लगेगा। ठीक है, ये बात होगी आपका लेस देन 60 में। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग SpO2 का, कि SpO2 क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द SpO2 एट 1 minute ऑफ द बर्थ। बर्थ के बाद 1 मिनट पे बेबी का SpO2 कितना रहता है। जैसे एडल्ट में हम लोग को पता ही होता है कि हम लोग में 96 to 98% SpO2 होता है, तो उसी तरीके से बर्थ के बाद फर्स्ट मिनट पे जो SpO2 होता है बेबी का वो 60 to 65% होता है फर्स्ट मिनट में, और सेकेंड मिनट पर 65 to 70%, थर्ड मिनट पर 70 to 75%, फोर्थ मिनट पे 75 to 80%, फिफ्थ मिनट पर 80 to 85%, फर्स्ट मिनट पे 60 to 65, फिफ्थ मिनट पे 80 to 85 और
6, 7, 8, 9, 10 पे जाते जाते 85 to 95% SpO2 हो जाता है बर्थ पे, ठीक है। अब हम लोगों ने बात किया था कि बेबी अगर क्राई नहीं करता है, दो क्राई, तो हम लोगों ने देखा था हार्ट रेट देखे थे। हार्ट रेट में 3 तरह केस हुआ था, मोर देन 100, लेस देन 100 और लेस देन 60। इसमें हम लोगों ने PSSR दोबारा किए, लेस देन 100 में बैग एंड मास वेंटिलेशन, अम्बू बैग, और इसमें हम लोग चेस्ट कंप्रेशन प्लस बैग एंड मास वेंटिलेशन प्लस ड्रग्स, ठीक, ये सब चीज का बात हुआ था। अब हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे अम्बू बैग के बारे में कि अम्बू बैग होता क्या है, कहाँ कहाँ देना जरूरी है, कब इसका इस्तेमाल करेंगे, कब इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, कंट्रा इंडिकेशंस क्या है। तो अम्बू बैग के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है बैग एंड मास वेंटिलेशन। इसको हम लोग अम्बू बैग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है वो सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग होता है, यानी इसको हम लोग कुछ अदर मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है इन्फ्लेट फुलाने के लिए। इसमें जो होता है वो खुद हम लोग फिंगर से दबाते हैं, पुश करते हैं और ये बैग जो है फुल जाता है। तो वो सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग होता है, ठीक है। इसका कब यूज करना होता है, जब हार्ट रेट कब हो, लेस देन 100 हो, या गैस्पिंग कर रहा है, इस तरह का हो रहा है, एपनिया कंडीशंस, तो हम लोग तब जाके हम लोग बैग एंड मास वेंटिलेशन का यूज करते हैं। और कब हम लोग को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, तो CDH यानी कंजेनाइटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया, यानी कि प्रोट्रूजन हो जाता है, मतलब ये जो डायफ्राम में होता है, डायफ्राम में इंटेस्टाइन का कुछ कंटेंट आ जाता है। तो कंजेनाइटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया के केस में हम लोग क्या करते हैं, बैग एंड मास वेंटिलेशन को यूज नहीं करते हैं, कंट्राइंडिक करते हैं। कैपेसिटी क्या होता है इसका, 250 से 240 से 750 ml, छोटा बड़ा सब तरीके का आता है। तो कैपेसिटी इसका 240 टू 750 ml होता है। टेक्निक कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं, बैग एंड मास वेंटिलेशन कैसे यूज करते हैं, तो EC वेंटिलेशन, यानी कि इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। ये वाला हाथ ऊपर में, मास्क के ऊपर, यहाँ पे सपोर्ट में, ठीक है। तो EC क्लैम्प टेक्निक से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कितनी बार देते हैं हम लोग, तो 40 टू 60 साइकिल पर मिनट, ये हो गया। अब एक आता है चेस्ट कंप्रेशन, ये तो बात हुआ बैग एंड मास वेंटिलेशन का। एक आता है कि चेस्ट कंप्रेशन का क्या टेक्निक है। जब लोग लेस देन 60 हार्ट रेट जब था तब हम लोग चेस्ट कंप्रेशन दे रहे थे, तो चेस्ट कंप्रेशन का क्या टेक्निक है, तो उसका 2 टेक्निक आता है, एक फिंगर टेक्निक और एक आता है थंब टेक्निक। फिंगर टेक्निक यानी कि हम यहां उसके हेड के साइड खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब फिंगर टेक्निक कहने का मतलब ये दो फिंगर लेंगे, 2 फिंगर उसके चेस्ट के ऊपर ऐसे करेंगे, 1 2 3 बैग एंड मास वेंटिलेशन। चेस्ट कंप्रेशन है तो 1 2 3 है ना, ये इस तरह का स्टर्नम के पास, यहाँ पास हम लोग 2 उंगली से पुश करेंगे, 1 2 3, ये हो गया फिंगर टेक्निक। और थंब टेक्निक का बात करें तो पीछे से ऐसे, बेबी को पीछे से ऐसे पकड़ लेंगे चेस्ट की तरफ से, और उसके ऊपर से ऐसे ये 2 थंब है, थंब से हम लोग प्रेस करेंगे 1 2 3 इस तरीके से। तो वो चेस्ट कंप्रेशन हुआ थंब टेक्निक वाला। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में ज्यादा बेहतर कौन है, एक्यूरेट कौन है, तो उसका आंसर आता है थंब टेक्निक। थंब टेक्निक जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा बेहतर टेक्निक है फिंगर टेक्निक के अकॉर्डिंग मुताबिक, ठीक, कंपेरेबल ज्यादा ये बेहतर है, क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा बेहतर पड़ता है, ज्यादा अच्छा से होता है। तो ये हो गया चेस्ट कंप्रेशंस। सो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, विगरस एंड नॉन विगरस मेकोनियम स्टेंट बेबी। मेकोनियम स्टेंट बेबी क्या था,
मतलब यूट्रस में यूट्रस में जो बेबी है वो कैसा रिस्पायर कर ले, पॉटी अगर रिस्पायर कर ले तो वो जो बेबी होता है वो मिकोनियम स्टेन बेबी होता है। पता कैसे लगाएं कि कोई बेबी आ गया आपके सामने, कैसे पता लगाइए कि वो मिकोनियम स्टेन बेबी है? तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड वो किस कलर का हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा। या जो नेल होते हैं बेबी के, नेल जो नेल होते हैं वो भी कैसा हो जाएगा? ग्रीन। तो अम्बिलिकल कॉर्ड ग्रीन हो जाएगा या नेल ग्रीन हो जाएगा तो बेबी को हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं ये कैसा है? मिकोनियम स्टेन बेबी है। तो उसमें भी दो तरह का आता है, एक विग्रस स्टेन, एक नॉन विग्रस स्टेन। इसमें तो ये होता क्या है कि अगर हार्ट रेट मोर देन 100 हुआ तो हम लोग कहेंगे वो विग्रस स्टेन है। टोन कैसा है? अच्छा है, मतलब अच्छा है, मतलब ठीक है, वो एक्सप्रेशन वगैरह उसका सही है, एफर्ट्स भी जो है वो अच्छा दिखा रहा है, तो वो हो गया विग्रस स्टेन में। ठीक इसी का उल्टा, अगर हार्ट रेट लेस देन 100 है, टोन कैसा है? वो उसका खराब है, डिक्रीज है, एफर्ट भी बहुत खराब कर रहा है, डिक्रीज है उसका, तो वो आ गया नॉन विग्रस स्टेन। ठीक है, तो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे? PSSR, पोजीशन स्टिमुलेट संक्शनिंग रिपोजिशन, और इस वाले केस में संक्शन, माउथ और नोज का जो संक्शन होता है सक्शन करेंगे और बैग एंड मास वेंटिलेशन करेंगे। ये दोनों चीज करेंगे इन दोनों में। तो आज जो हम लोग पढ़े हैं न्यूनेटल रिससिटेशन, उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में लोग एक बार समराइज कर देते हैं। स्टार्टिंग में क्या था? हम लोग एंटीनेटल काउंसलिंग किए थे, उसके बाद इक्विपमेंट चेक किए थे, उसके बाद फिर हम लोग बर्थ हुआ, बर्थ के बाद फिर हम लोगों ने 3 चीज चेक किया था, टर्म, टोन, क्राई। अगर ये सब यस था तो हम लोगों ने रूटीन चेक किया था। अगर टर्म, टोन, क्राई अगर सही नहीं था फिर हम लोगों ने इनिशियल स्टेप्स किया था। फिर भी अगर बेबी क्राई नहीं कर रहा तो फिर हम लोगों ने हार्ट रेट का सहारा लिया था, हार्ट रेट चेक किए थे, लेस देन 60, लेस देन 100, मोर देन 100। तो अगर बार बार लेस देन 100 आ रहा तो उसके बाद हम लोगों ने वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप देखा, और उसके बाद फिर लेस देन 60 हम लोग का केस देखें, उसमें चेस्ट कंप्रेशन प्लस बैक एंड मास वेंटिलेशन था। और कभी कभी हम लोग ड्रग भी यूज कर रहे थे। फिर ईटी ट्यूब का हम लोगों ने यूज देखा, उसके बारे में पढ़े। फिर बाद में हम लोग अम्बो बैग के बारे में पढ़े, कब इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस। फिर उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में विग्रस, नॉन विग्रस मिकोनियम स्टेन बेबी को पढ़ा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जितना पढ़ा, अगर आज हम लोग मिकोनियम, आज हम लोगों ने न्यूनेटल रिससिटेशन पढ़ा। इसमें कोई भी दिक्कत, क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट रह गया हो तो आप लोग इससे पूछिए, हम लोग इसका आंसर करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू।